हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटम समझते हैं। एटम क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी नॉलेज लेते चलते हैं क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री एक दूसरे से कोरिलेट करती है। एटम क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जब भी एटम का भी हुआ है, सब इसमें एटम से ही मिलके सब जो कुछ बना है, एटम से ही मिलके हम लोग बने, हम लोग का हाथ पैर सब कुछ एटम है। ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे हर चीज़ों को जाना गया। तो न्यूक्लियस जब भी आपके दिमाग में आएगा, एटम से ही मिलके हर चीज़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है वो सब एटम से ही मिलके बना है। ठीक, एटम में मेनली आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल इन्हें कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल इन्हें बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब अभी भी आविष्कार हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है, बहुत सारे पार्टिकल पाए भी गए हैं। जैसे फोटॉन है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, और भी बहुत सारे हैं, पॉजिट्रॉन है, ईटीसी, बहुत सारे पार्टिकल्स खोजे गए हैं। लेकिन मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिससे हम मिल के बने हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे हिंदी में है क्षितिज, जल, पावक, गगन, गगन, समीरा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर जगह विद्यमान है। सबसे फंडामेंटल पार्टिकल साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब समझते हैं, देखो जब एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है तो एटम जो होता है साइज में वो ग्रेटर होता है। एटम का साइज जो होता है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज ग्रेटर होता है और न्यूक्लियस का साइज स्मॉलर होता है। अब ये मत सोच लेना कि न्यूक्लियस का साइज हमेशा स्मॉलर होता है। कंपैरिजन, जैसे हम अपनी हाइट और मेरे छोटे भाई की हाइट में कंपेयर कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक बड़ा होगा, कोई ना कोई एक छोटा होगा। लेकिन ये थोड़ी ना है कि जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली और सचिन में जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जो ज़्यादा रन बनाया होगा उसका रन तो हम पूछेंगे तो बताया जाएगा कि विराट ने बनाया या सचिन ने बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सचिन के रन को इग्नोर कर दिया जाएगा। सचिन भी महान खिलाड़ी है, खड़ा खिलाड़ी था, और विराट भी महान खिलाड़ी है। ठीक है, तो महानता दोनों के अंदर, लेकिन कंपेयर करेंगे तो एटम का साइज बड़ा होता है न्यूक्लियस की साइज से। एटम के साइज को मेज़र करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं। इसका साइज बड़ा है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। न्यूक्लियस के साइज को मेज़र करने के लिए फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। 1 फर्मी में 10 टू द पावर -15 मीटर। अब देख लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि 10 टू द पावर -10 मीटर है, ये छोटा है क्योंकि 10 टू द पावर -15 मीटर है। जिस पे माइनस पावर ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं आगे की बातें। आगे क्या क्या हमें समझना है, जैसे हम लोगों को पहले समझना है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग रे से ये प्रूव किया था कि अल्फ़ा स्कैटरिंग रे करने के बाद कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते क्या हैं, कैसे पाए गए। तो उन्होंने क्या किया अभी बताते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, यहीं से आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे बिना इसके केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, अल्फ़ा स्कैटरिंग। ठीक है, अल्फ़ा स्कैटरिंग इन्होंने किया था, और किस पर किया था, सोने पर किया था। एयू बोलते हैं इसको, एयू। ठीक है, सोने पर किया था। सोने पर क्या किया, इन्होंने अल्फ़ा रेज का बम्बार्डमेंट किया।
सोने पर, अब सोना है तो सोने में एटम भी होगा, तो सोने के एटम पर हम कह सकते हैं, सोने के एटम पर इन्होंने अल्फा रेस समझते हो, अल्फा रेस हमेशा पॉजिटिव होती है। ये लाइट में बताया था, याद नहीं बताया था, याद नहीं पड़ा, एक दिन बताएंगे लाइट के चैप्टर में, उसको प्ले लिस्ट में डाल देंगे। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा रेज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब हम ये रदरफोर्ड साहब क्यों केवल सोना ही क्यों लिए? जैसे आप बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो इन्होंने सोने को ही क्यों चूज किया? मेटल ही मान लो लिया, मेटल ही लिया सोना, तो क्यों सोना ही मेटल लिया भाई साहब? अब सुनिए, सोने मेटल पे क्यों बॉम्बार्डमेंट कराए? क्योंकि ये हैवी वेट होता है, इसका वेट क्या होता है? हैवी मास होता है, मास नंबर इसका हाई, एटॉमिक मास इसका हाई है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन अराइज होगा, भैया सबसे हैवी मास का एलिमेंट क्या है? मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है वो ऑस्मियम है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास, ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है वो ऑस्मियम है। ठीक है, क्या है? ऑस्मियम। ऐसा मेटल जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट है वो है क्या? ऑस्मियम, सबसे भारी धातु है। ठीक है, ऑस्मियम। तो भैया फिर क्यों हम आप कह रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा आप AU ले रहे हैं तो फिर क्यों ऑस्मियम नहीं ले रहे हैं? जब सबसे हैवी मेटल ही रदरफोर्ड को लेना था तो AU के लिए क्यों लिया, OS क्यों नहीं लिया? अब दूसरे रीजन पे आइए। पहली बात कि AU इसलिए लिया क्योंकि इसका वेट क्या होता है? हैवी होता है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होगा, जब सबसे हैवी वेट इसका है तो हम ऑस्मियम, और हैवी होता है, ऑस्मियम को क्यों नहीं ले लिए? पहला रीज़न कि हैवी धातु लेने का मतलब ये था कि जो रेज आएगी वो स्कैटर करना है आपको। रेज आएगी, अगर हम हल्का तत्व लेंगे तो रे सीधी चली जाएगी, उसको चीरते हुए चली जाएगी, इसलिए स्कैटर करना था हमको, इसलिए हमने हैवी मेटल का इस्तेमाल किया। इसलिए रदरफोर्ड ने हैवी मेटल का इस्तेमाल किया। ठीक, दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे ऑस्मियम क्यों नहीं ले लिए? सुनो, ऑस्मियम क्यों नहीं लिए? क्योंकि AU जो होता है वो ऑस्मियम से ज़्यादा मैलिएबल होता है। ऑस्मियम से ज़्यादा मैलिएबल AU होता है। इसको हम पीट कर क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं। और चादर बना सकते हैं, सोने की परत को भी यूज़ कर सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल बना सकते हैं वैसे सोने का भी फॉयल बना सकते हैं। इसलिए हैवी भी था, मैलिएबल भी था, इसलिए रदरफोर्ड चाचा जो थे बहुत ही जानकार थे, बहुत चतुर आदमी थे। बस एक गलती ये कर दिए कि अपना ये न्यूक्लियस का आविष्कार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा लिए। ठीक है, तो बहुत चतुर थे ये। AU इसीलिए लिया क्योंकि ये मैलिएबल भी था और क्या था? हैवी भी था। ठीक, अब तीसरी चीज़ सुनिए, जब इन्होंने बम्बार्डमेंट की तो देखा मैक्सिमम रे जो गई थी वो सीधी चली गई, जो साइड में पड़ी मैक्सिमम रे वो सीधी एकदम चली गई। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 91% जो होता है एटम हॉलो होता है, बाहर की तरफ 91% एटम क्या होता है? हॉलो होता है। और जब थोड़ा सा बीच में लाए तो देखा कि ये टकराकर इधर चली गई और ये टकराकर इस साइड थोड़ा सा बेंडिंग हो गई, उसमें थोड़ी सी बेंडिंग हो गई। तो देखा कि 8% जो था, 8% थोड़ा सा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। 8% रे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। देखना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था और देखा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ रही होगी अंदर की तरफ जिस पे भी चार्ज क्या रहा होगा? पॉजिटिव ही रहा होगा। जिस पे चार्ज क्या रहा होगा? पॉजिटिव ही रहा होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, तभी तो प्लस क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया।
नहीं तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो उसको अपने अंदर ले लेता, चलो भैया तुम भी आ जाओ, अट्रैक्शन हो जाता, प्लस था तभी तो प्लस को कहा जाओ भाई भैया वापस जाओ। और एक जब 1% रे जब एकदम सीधा इस पे बम्बार्डमेंट किया तो देखा कि उसी डायरेक्शन में सीधा वापस आ गई, देखा कि सीधा उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तब पता चला कि जो एटम का जो मतलब बाहरी सरफेस है 91% पार्ट जो है वो हॉलो है, लेकिन जो एटम के अंदर जो अंदर का पार्ट है वो सॉलिड है, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ सीधी 1% रे सीधी वापस आ गई। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो न्यूक्लियस, इन्होंने बता दिया कि कुछ न्यूक्लियस जैसा है इसके अंदर जो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का इन्होंने क्या कर लिया, खोज कर लिया, न्यूक्लियस की खोज इन्होंने कर डाली, न्यूक्लियस की खोज इन्होंने कर डाली और उसका पता लगा लिया कि वो पॉजिटिव है। कैसे पता लगाया ये मैंने बता दिया। तीसरा, इन्होंने 91% पार्ट को कह दिया कि वो हॉलो है, 9% पार्ट को कह दिया कि वो सॉलिड है एटम का। एयू क्यों लिए थे इसको भी बता दिया मैंने, एयू क्यों लिया गया था। तीसरी चीज, अब देखो न्यूक्लियस का जब आविष्कार हो गया, डिस्कवरी हो गई, तो आए गोल्डस्टीन। यहीं पे थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है, हम लोगों के टाइम में, अभी हम समझा देते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस न्यूक्लियस में जब सर्च किया तो कुछ पार्टिकल्स निकाल के देखे और सबको दिखाया, तो देखा कि वो पार्टिकल्स का नाम उन्होंने रख दिया, उस जो पार्टिकल वो निकाले उसका नाम रख दिया प्रोटॉन। क्या नाम रख दिया, प्रोटॉन, ठीक है, उस पार्टिकल का नाम रख दिया प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस खोजा रदरफोर्ड ने, लेकिन फ़ायदा कौन उठा लिया, गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या कर दिया, उसका खोज, ठीक है। तो जब ये गोल्डस्टीन जब लाए रदरफोर्ड के पास, तो रदरफोर्ड ने उसका नाम रख दिया कि अरे हाँ बहुत बढ़िया खोज किए तुम। तो रदरफोर्ड ने नाम रख दिया इसका प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा प्रोटॉन, लेकिन खोज कर दिया था बेवकूफ़ गोल्डस्टीन। कौन खोज कर दिया था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी अगर पूछेगा तो डिस्कवरी किया गोल्डस्टीन, लेकिन अगर नामकरण की बात करें, ठीक है, अगर कहा जाए कि नामकरण किसने किया, तो किसने किया नामकरण, रदरफोर्ड ने इसको कहा कि ये प्रोटॉन है, ठीक, नामकरण किया रदरफोर्ड ने। अभी हम एक चीज़ बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। रदरफोर्ड ने नाम रखा प्रोटॉन, लेकिन खोज किया कौन, गोल्डस्टीन। इसके बाद आए तुम्हारा चैडविक, जेम्स चैडविक ने भी और एक बार अंदर थोड़ा सा उसमें न्यूक्लियस में से निकाला कुछ पार्टिकल्स और कहा ये देखो मैंने भी खोज कर लिया, इसका नाम हो गया न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज भी लिया और न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन रख भी दिया, लेकिन प्रोटॉन का नाम रखने वाले रदरफोर्ड थे और प्रोटॉन को खोजने वाले गोल्डस्टीन थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन पूरा खोज लिया। अब आए उसके बाद जे टॉमसन ने कुछ देखा कि निकाल के थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के देखा, कुछ पार्टिकल्स और निकाले, अलग टाइप की इसकी वो थे, अलग टाइप का इसका स्टेबिलिटी था, अलग टाइप का इसका संरचना था, स्ट्रक्चर था, उसको निकाल के देखा। तो उन्होंने कहा मैंने भी आविष्कार कर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम कर दिया उसका। तो 3 तरह के पार्टिकल्स इन लोगों को मिल गए थे। तो अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं याद करने का, जो हम लोग पढ़ते चले आए, बता भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। ईंटे पर नाच, ईंटे पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। अभी तुमको बता देंगे रदरफोर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को डलाइमा हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने उसका नाम रखा था, तो लोग सोचते हैं कि नाम रखा तो उन्हीं का हो गया, नहीं, रदरफोर्ड ने नाम रखा था और उसके बाद गोल्डस्टीन उसको खोजे थे। तो मेन काम तो सबसे रदरफोर्ड का था, उसके बाद ये तीनों तो अपना खाना पूर्ति किए। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। देखो चैडविक। यहाँ इस फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होती है, ये शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का
T से टीटे, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड के साथ एक चीज़ और जोड़ देना, गोल्डस्टीन। टीटे पर गोल्डस्टीन नाच, ईटे पर गोल्डस्टीन नाच। रदरफोर्ड भी याद रहेगा, इससे गोल्डस्टीन भी याद रहेगा। रदरफोर्ड ने नामकरण किया, गोल्डस्टीन ने खोजा। न्यूट्रॉन का किसने किया? चेक। तो इस तरह से आप लोगों का कन्फ्यूजन आई होप सो मैंने दूर कर दिया। आगे भी केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना पहले पढ़ के बैठिए, बहुत मज़ा आएगा केमिस्ट्री में।